जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और जल्दी से आ जाते हैं फटाफट सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हमारी चल रही थी दोस्तों भूगोल, और भूगोल के अंदर दोस्तों हमने 5 चैप्टर करवा दिए हैं। और आज हमारा लेसन जो रहने वाला है वो छठा लेसन है, छठा चैप्टर है, छठा अध्याय है। वो कौन सा है? द्वितीयक क्रियाएं। तो आप जो है कट बाय कट देखें दोस्तों, इससे पहले पांचों चैप्टर समझे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो द्वितीयक क्रिया ये अपना चैप्टर रहने वाला है भूगोल के अंदर। हम भूगोल भी करवाएंगे, पॉलिटिकल भी करवाएंगे, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास, ये तीनों सब्जेक्ट हम करवाएंगे अच्छे से। चलो देखो, इससे पहले देखो यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप नोट्स ले लीजिएगा, सीधे तौर पर नोट्सों को पढ़े अच्छे से और मेरी क्लासों से नोट्स समझ लो अच्छे से। बाकी मैं जो प्रमुख लाइव क्लास है हमारी ये चल रही है, उन पर आप देख रेगुलर बने रहे, ठीक है। और जिससे क्या होगी, आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी होगी। और अब की बार भी शो पार करना क्या है, आप सभी को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 8955661301। ये है मेरे व्हाट्सएप नंबर। इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। 60 रुपए के अंदर, कितने रुपए के अंदर? 60 रुपए के अंदर दोनों बुक, फर्स्ट और सेकंड भूगोल की दोनों बुक आपको कंप्लीट मिल जाएगी, नोट्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगी। तो इन नंबरों पर आपको मैसेज कर देना है। ये व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप ई मित्रों पर जाकर वहां पर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, क्रम से मिलेंगे। अच्छी हैंडराइटिंग में हस्तलिखित है मेरे द्वारा, कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल 60 रुपए में 30-30 रुपए प्राइस है। बाकी आप अगर किसी भी ऐप पर जाओगे तो वहाँ पर प्राइस आपको 300-400, पूरे ऐप का टोटल देखोगे तो 700-700 रुपये में पड़ जाएंगे। मैं 60 रुपये में उपलब्ध करवा रहा हूँ। चलो तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? द्वितीयक क्रिया। इससे पहले हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा था? प्राथमिक क्रिया। और प्राथमिक क्रिया के अंदर हमने क्या देखा था? प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रिया आपको पता होगा, उसको उदाहरण देखे थे हमने, कृषि, ठीक है, पशुपालन, ठीक है, कृषि है, पशुपालन है, खनन कार्य करना, ये सब हमने जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर ही पढ़े हैं। तो देखो, इसी कड़ी में आज जो हमारा लेसन है वो है द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया तो इसकी परिभाषा जो है, प्राथमिक क्रिया की परिभाषा तो मैंने आपको वहाँ पर उस चैप्टर को समझे, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा वो, फिर समझे इसको द्वितीयक क्रिया को। तो इसकी भी परिभाषा पूछे जाए तो इस प्रकार से आपको लिखनी है, ठीक है। ऐसे कोई नहीं बताएगा, आपको इसको अच्छे से नोट करना है और इसको याद भी करना है। देखो क्या है कि मानवकृत वे समस्त अर्थपूर्ण क्रियाएं, यहाँ पर हम अर्थपूर्ण यानी आर्थिक क्रिया भी लगा सकते हैं, ठीक है। आर्थिक क्रिया की मानवकृत वे समस्त अर्थपूर्ण आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब जिसमें मनुष्य को किसकी प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति होती है, पैसों की प्राप्ति होती है, ठीक है। वे क्रिया जिसमें प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तु हो। अब प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तु मतलब प्राथमिक व्यवसाय में हमने क्या देखा था? प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि। अब कृषि के अंदर जैसे मान लो आपके सामने, जैसे कृषि में हमने गेहूं, ठीक है, गेहूं। तो गेहूं जो है ये प्राथमिक क्रिया के अंदर आया। अब इस गेहूं से हमने क्या बना दिया भाई? गेहूं से जैसे बिस्किट, गेहूं को हमने खेती में जैसे गेहूं बोया और गेहूं की बोरा भर के हमने जो है बाजार में बेच दिया, और बाजार में वो बोरा गया, फिर फैक्ट्रियों में फिर क्या हुआ? बना दिया, बिस्किट बना दी उसका। तो यानी विनिर्माण कर दिया, यानी कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु के रूप में बदल दिया। यही है द्वितीयक क्रिया, विनिर्माण, ठीक है। विनिर्माण कर दिया। मान लो उदाहरण जैसे कपास, मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूं, जैसे कपास, प्यारे मित्रों मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूं कपास। अब देखो हमने जैसे कपास, या फिर गन्ना ले लेते हैं, गन्ना, ठीक है, गन्ना, गन्ना इख। अब इस गन्ने से हमने क्या बनाई? चीनी बनाई, ठीक है, गन्ने से हमने चीनी बनाई, ठीक है। गन्ने की फसल बोई हमने, मार्केट में बेचा, उद्योग में गया और वहां पर गन्ने से हमने चीनी बना दी, उसका विनिर्माण कर दिया, ठीक है। ये यानी गन्ने से, ये तो प्राथमिक है, ये तो प्राथमिक उत्पाद है, और इससे एक नया उत्पाद बना दिया, चीनी बना दी, मतलब ये विनिर्माण हमने किया, तो द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर कहने का मतलब यही है, देखो जो क्या पूछा है, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तु है, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तु है, तत्वों, तथ्यों या पदार्थों को और अधिक रोचक, सार्थक, उपयोगी एवं बहुमूल्यवान बनाया जाता है, ठीक है, बहुमूल्यवान बनाया जाता है। जैसे आपके उदाहरण के तौर पर मैं लूँ तो प्यारे मित्रों, जैसे आलू है, आलू। अब आलू जो है हमने कृषि के अंदर बोया। अब आलू को जो है हम आलू के अंदर हम बाजार में जाएंगे, बाजार में बेचने के लिए जाएंगे, वहां पर तो बेचेंगे बाजार में, ठीक है। और इस आलू से जो है प्रमुख जैसे चिप्स बना दिए, ठीक है। तो भाई आलू की कीमत मान लो भाई, आलू कितने रुपए किलो होगा? 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, और ये चिप्स बेच दिया। अब चिप्स इसे मूल्यवान वस्तु के रूप में बदल दिया, और अब जो चिप्स है वो इससे भी महंगे बिकेंगे, ठीक है। तो वही है, तो यानी रोचक, सार्थक, उपयोगी, बहुमूल्यवान बनाया जाता है, जिससे एक विशिष्ट उद्देश्य व आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, उसे द्वितीयक क्रिया कहते हैं। समझ गए? जैसे विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब पुनर्निर्माण, ठीक है, एक नया उत्पाद बनाना, कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु के रूप में बदल देना, ये है द्वितीयक क्रिया। अब जैसे द्वितीयक क्रिया में प्यारे मित्रों, जैसे ये कहाँ क्या फैक्ट्रियाँ हैं प्रमुख आपके सामने, देखो इस प्रकार से, ये आपको कारखाना जो है वो एक तरीके, ये फैक्ट्री नजर आ रही होगी। अरे उड़ गई अरे यार, चलो वापस लेके आओ। देखो ये, आप देखो इसको, ये देखिएगा द्वितीयक क्रिया का, जैसे ये उद्योग धंधा है, ठीक है। अब जितने भी जो प्राथमिक क्रियाकलाप में जितने भी जो उत्पाद हैं
वो फैक्ट्रियों के अंदर जाएंगे, फैक्ट्रियों में जाएंगे और फैक्ट्रियों में जाकर क्या करेंगे दोस्तों, विनिर्माण होगा। ठीक है, एक नया उत्पाद बनेगा। तो इस प्रकार से देखो ये फैक्ट्री है, इनमें जो है प्रमुख नया उत्पाद बन रहा है, वस्तु का विनिर्माण किया जा रहा है। ये क्या है, ये असम में कुटीर उद्योग के उत्पादों की बिक्री है। चलो ये बाद में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से देखो आगे बात करें हैं तो ये जापान में एक मोटर निर्माण कंपनी के कारखाने में यात्री कार की संयोजना अटा मोटर गाड़ी को कारखाना चल रही है। अब देखो ये होगी बात समझ में। अब देखो आगे क्या करना है, आगे जो प्रमुख पॉइंट आपको नोट करना है वो ये है, हाँ ये है विनिर्माण। ठीक है, तो विनिर्माण की परिभाषा भी आपको याद करनी है कि आखिर विनिर्माण जो है वो क्या है, विनिर्माण की परिभाषा भी याद करें। तो विनिर्माण में क्या है, देखो परिभाषा आपको लिखनी, किसी भी प्रकार के कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु के रूप में बदलना क्या कहलाएगा, विनिर्माण। समझ गए, विनिर्माण पूछे कि विनिर्माण क्या है, तो विनिर्माण की परिभाषा आपको क्या लिखनी है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है प्यारे मित्रों, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है कि किसी भी प्रकार के कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु के रूप में बदलना विनिर्माण कहलाता है। ओके, अब देखो इसमें विनिर्माण से आशय है किसी वस्तु के उत्पादन से है। तो ध्यान रखें, विनिर्माण का आशय, विनिर्माण का क्या आशय है, किसी वस्तु के उत्पादन से है, कोई नई वस्तु को बनाना। ठीक है, और जैसे बात करें खिलौने, अब खिलौने बनाना ये विनिर्माण का उदाहरण है। और शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ हाथ से बनाना। क्या होता है इसका अर्थ, हाथ से बनाना। यानी विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखें। ये हो गया विनिर्माण, बिल्कुल इजी चैप्टर है। और देखो आगे इसमें कि द्वितीय क्रिया में, किस क्रिया में, द्वितीय क्रिया में, द्वितीय क्रियाओं में कच्चे माल का महत्व बढ़ जाता है। अब कच्चा माल जो होता है प्यारे मित्रों, कोई भी कच्चा माल है, द्वितीय प्राथमिक क्रिया में जो कच्चा माल है उसका महत्व बढ़ेगा क्योंकि वो द्वितीय क्रिया में जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्रिया यानी उसका विनिर्माण किया जाएगा, उससे एक नया उत्पाद बनेगा, तो उसका महत्व बढ़ेगा प्राथमिक क्रियाकलापों में। ठीक है, तो द्वितीय क्रियाओं में कच्चे माल का जो है महत्व बढ़ेगा। कच्चे माल का महत्व बढ़ेगा दोस्तों क्योंकि कच्चे माल से क्या बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, एक नया उत्पाद बन रहा है, उसका विनिर्माण हो रहा है। ठीक है, तो और प्राकृतिक संसाधनों का भी इसमें क्या होता है, महत्व बढ़ जाता है। और देखते हैं आगे, यंत्रीकरण, एक शब्द है आपके सामने यंत्रीकरण। यंत्रीकरण मतलब मशीन है। यंत्रीकरण किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। ठीक है, यही है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण से क्या आशय है, किसी भी कार्य को हम पूरा कर रहे हैं, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो यही क्या है, यंत्रीकरण है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो बड़े बड़े उद्योग धंधों में लगे होते हैं। ठीक है, मशीन है। चलो और देखते हैं आगे, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जो प्रमुख कारक हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं वो देखते हैं। तो देखो दोस्तों, अब वो उद्योग कहाँ टिक पाएगा, उद्योग जो है कहाँ यानी उद्योगों को जो है वो कहाँ स्थापित होगा। उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे पहली बात जरूरी है बाजार, बाजार का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जहाँ भी उद्योग होगा तो उसके नज़दीक जो है बाजार होना चाहिए। दूसरा, शक्ति के साधन। ठीक है, शक्ति के साधन जो है वो उपलब्ध होने चाहिए। तीसरा प्रमुख कारक है वो ये है श्रम यानी मजदूर। ठीक है, तो मजदूर भी होने चाहिए। इसके अलावा और प्रमुख देखो आगे इसमें जैसे परिवहन और संचार की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ कहीं भी उद्योग हैं तो वहाँ पर श्रम भी होने चाहिए, परिवहन और संचार सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, साथ ही सरकारी नीति, एक प्लानिंग सिस्टम तरीके से। देखते हैं आगे, तो सबसे पहले है बाजार। क्या है, बाजार यानी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्या है, बाजार है। ठीक है, प्रमुख कारक है ये बाजार। उत्पादित माल के लिए बाजार उपलब्ध कराना, विकसित प्रदेशों में जो है व्यापक बाजार उपलब्ध होते हैं। कहने का मतलब है जहां भी उद्योग धंधा लग रहा है तो उसके नजदीक जो है बाजार उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, शक्ति के साधन, शक्ति के साधन, अधिक शक्ति की आवश्यकता वाले उद्योग ऊर्जा स्रोत के जो है वो समीप लगाए जाते हैं, मतलब निकट लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अधिक शक्ति की आवश्यकता वाले जो उद्योग हैं वो ऊर्जा स्रोत के जो है वो निकट यानी समीप लगाए जाते हैं। तो शक्ति के साधनों की भी आवश्यकता होती है, ये भी जो है प्रमुख उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। इसके अलावा दोस्तों श्रम यानी मजदूर भी होने चाहिए। मजदूर में देखो, श्रम एक महत्वपूर्ण कारक है। उद्योग वही होते हैं जहाँ श्रम उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जहाँ मजदूर पर्याप्त संख्या में जो है वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं तो वहीं पर जो है वो उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर मोटे मोटे ये कारक आपको लिखने हैं, ये जो है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बाजार, बाजार तक अभिगम्यता, शक्ति के साधन तक अभिगम्यता और श्रम। देखो चौथा है परिवहन और संचार की सुविधा। परिवहन और संचार की सुविधा, कच्चे माल को कारखाने तक ले जाने के लिए परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई कच्चा माल है, उस कच्चे माल को जो है प्रमुख जो है यानी परिवहन के जो साधन है
तो उनको पहुंचाने के लिए, उद्योग तक पहुंचाने के लिए जो है परिवहनों की आवश्यक, संसाधनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कच्चे माल को कारखानों तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? परिवहन साधनों की आवश्यकता होगी। प्रमुख मोटर गाड़ी हो गई। सरकारी नीति, देखो उद्योग अगर हम स्थापित कर रहे हैं तो एक प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, संतुलित आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नीति, सरकारी नीति और महत्वपूर्ण है। संतुलित आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नीति जो है वो महत्वपूर्ण है, ये आपको इसमें लिखना है। और देखते हैं आगे, ये तो प्रमुख कारक हो गई। और ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आकार के आधार पर उद्योग, आकार के जो आधार पर उद्योगों कितने प्रकार है? तो आकार के आधार पर उद्योगों के दो प्रकार हैं। एक तो होता है छोटे पैमाने का उद्योग, एक होता है बड़े पैमाने का उद्योग। अब छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर क्या है, अभी बात करते हैं। तो छोटे पैमाने के उद्योग में क्या है दोस्तों? कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या है? कम पूंजी की आवश्यकता होती है। जबकि जो बड़े पैमाने, नाम से छोटा मतलब छोटा है तो मतलब कम पूंजी की आवश्यकता होगी, ये बड़ा है तो मतलब अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहला अंतर तो यही हो गया। अगर अंतर पूछे एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा जाएगा जरूर। दूसरा है, इसमें कम मशीनों की आवश्यकता होती है। जो छोटे पैमाने का उद्योग है इसमें कम मशीनों की आवश्यकता होती है, और ये जो बड़े पैमाने का उद्योग है इसमें अधिक बड़े बड़े जो मशीनें हैं उनकी आवश्यकता होती है। तीसरा, इसमें कच्चा माल जो है, इसमें कच्चा माल जो है वो प्रमुख आसपास जो है मिल जाता है, आसपास ही उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग में। जबकि जो बड़े पैमाने का उद्योग है इसमें कच्चा माल आयात मतलब बाहर से मंगवाया जाता है, यहाँ पर उसको यानी नज़दीकी जो है उपलब्ध नहीं होता है, बाहर से मंगवाया जाता है। तो ये जो है इसमें तीसरा अंतर हो गया। चौथा, इसमें कम श्रमिक, यानी जो छोटे पैमाने का उद्योग है इसमें कम श्रमिक की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें जो है प्रमुख कुशल एवं अधिक श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है। प्रमुख उदाहरण के तौर पर इसमें चमड़ा उद्योग हो गया, कूलर उद्योग हो गया, तो ये छोटे पैमाने के उद्योग के उदाहरण है। और बड़े पैमाने में लोह इस्पात हो गया, खनिज, ये सब आपके हो गए। देखो लोह इस्पात हो गया, मोटर गाड़ी उद्योग हो गए, ये बड़े बड़े पैमाने के उद्योग हैं, बड़े पैमाने के उद्योग हैं। तो ये अंतर आप जरूर नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो आकार के आधार पर उद्योग पूछा जाए तो ये आपको ले लेना स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आगे देखो, आगे है आपके सामने कुटीर उद्योग। कौन सा उद्योग है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग जो है वो निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन सा उद्योग होता है? कुटीर उद्योग होता है। ठीक है, इसमें शिल्पकार मजदूर जो है स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करता है। प्रमुख इसमें जो मजदूर हैं, ठीक है, प्रमुख शिल्पकार मजदूर स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करता है। जैसे एक तो आपके सामने, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे ये प्रमुख चित्र है प्यारे मित्रों। अब ये देख सकते हो आप, इस चित्र को देखो एक बार। ये है प्यारे मित्रों असम का है ये, कि असम में कुटीर उद्योग के उत्पादों की बिक्री। ये देखिएगा इस प्रकार से, इस चित्र को देखो आप, ये चित्र देखो। अब वो इस चित्र में आप देख रहे होंगे प्रमुख जैसे मटके पड़े हैं दोस्तों। ठीक है, प्रमुख जो दैनिक जीवन में जो वस्तुएं जो काम में ली जा रही है वो सब आपके इस कुटीर उद्योग में आएगी। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ये देखिएगा, ये प्रमुख आपके सामने असम में कुटीर उद्योग के उत्पादों की बिक्री। ठीक, यानी दैनिक जीवन से संबंधित जितने भी जो वस्तु है वो सब आपके किस में आएगी? कुटीर उद्योग में आएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कुटीर उद्योग अपना चल रहा था, कुटीर उद्योग में देखो, कुटीर उद्योग, हाँ, तो कुटीर उद्योग में ये ध्यान रखें कि इसमें शिल्पकार मजदूर स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करता है, जो दैनिक जीवन से संबंधित जो वस्तु है उनका प्रयोग करता है। इसमें उद्योग में दैनिक जीवन की, देखो ये आ गया, दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीज़ों का, इसमें छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। फिर इन वस्तुओं को स्थानीय बाजारों में, ठीक है, प्रमुख जो बाजार होते हैं वहाँ पर इनको बेच दिया जाता है, जिससे उनको पैसे जो है मिल जाते हैं। इस उद्योग में अधिक पूंजी और परिवहन की आवश्यकता होती है। इसमें जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अधिक परिवहन की आवश्यकता होती है। और जैसे उदाहरण के तौर पर मूर्ति हो गई, चटाई हो गई, ठीक है, प्रमुख जैसे अचार हो गया, ये अचार बना देना, ये सब इसी के उदाहरण हैं। मूर्ति, चटाई, प्रमुख जो औजार हैं वो छोटे छोटे वस्तु है। चलो ये कुटीर उद्योग में आएगी। तो याद रखें कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग है, और इसमें शिल्पकार मजदूर जो है वो स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करता है, और इसमें जो है दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है। बस ये पॉइंट आप याद करें। और अगला प्रश्न है आपके सामने, देखो कच्चे माल के आधार पर उद्योग। अब जो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों की बात करें तो कच्चे माल के आधार पर जो है उद्योग जो है प्रमुख प्रकार का होता है, जिसमें कृषि आधारित उद्योग दे रखा है और आपके खनिज आधारित उद्योग दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर रसायन आधारित उद्योग भी दे रखा है, आगे और भी दे रखे। वैसे अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले जो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग है वो आपका है कृषि आधारित उद्योग। कौन सा उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग, यानी जो कृषि खेतों से जो कृषि में जैसे खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदल कर विक्रय के लिए बाजारों में भेजा जाता है। तो ये कच्चे माल के आधार पर, ठीक है, ये हो गया पहला कृषि पर आधारित। उसी प्रकार है खनिज आधारित उद्योग। खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, ये हो गई
ये आपके खनिज आधारित उद्योग में हो गई, ठीक है। और इसमें देखो आगे रसायन आधारित उद्योग भी दे रखा है, ये देखो रसायन आधारित उद्योग। चलो ये रसायन आधारित उद्योग, तो रसायन आधारित जो उद्योग हैं, रसायन आधारित उद्योग प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग इसमें होता है, जैसे कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक बनाना, ये आपके हो गए रसायन आधारित उद्योग। देखो वनों पर आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग कर बनाई जाने वाली वस्तुएं, जैसे प्रमुख फर्नीचर उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, ये सब आपके जो है वनों पर आधारित होते हैं। तो एग्जाम में आपके जो प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित नहीं है, ठीक है। आपके सामने उदाहरण होंगे ऑप्शन फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, ठीक है। तो और 4 ऑप्शन में दे दिएगा सीमेंट उद्योग कि कौन सा इसमें जो है प्रमुख जो है वनों पर आधारित नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सीमेंट उद्योग नहीं है। इस प्रकार से रसायन आधारित उद्योग, ये आपको तो कुछ याद रहना, प्लास्टिक बनाना, कृत्रिम रेशा बनाना, ये सब आपके रसायन में आ गए। और देखते हैं आगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, देखो सार्वजनिक सेक्टर और आपके सामने देखो यहाँ पर निजी क्षेत्र दे रखा है, संयुक्त क्षेत्र। जो सार्वजनिक मतलब दोस्तों सरकार का पूरा जो है इस पर नियंत्रण होता है, सरकार के अधीन होते हैं। जो सार्वजनिक जो क्षेत्र सार्वजनिक जो उद्योग होते हैं वो सरकार का इस पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। देखो ये जो है साम्यवादी समाजवादी देशों में ज़्यादातर ऐसा होता आया है, ठीक है। अब साम्यवादी और समाजवाद, ये आप जब समाजवादी यानी जो सोवियत संघ में है, सोवियत संघ में जो है इस प्रकार से जो है वो सरकार का जो है नियंत्रण होता है। इसमें आप ये थोड़ा वो पॉलिटिकल के अंदर आप पढ़ोगे इस चैप्टर को तो आपको पता चलेगा कि साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के अधीन होते हैं, तो साम्यवादी समाजवादी देशों में ज़्यादातर ऐसा होता है, जैसे उदाहरण सोवियत संघ हो गया। दूसरा है निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर। इसमें देखो इनका मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होती है, ठीक है। जो आपका निजी क्षेत्र है इसमें इसका जो मालिक होता है वो एक व्यक्ति होता है या फिर एक व्यक्ति के द्वारा एक कंपनी जो है वो उसी के अंडर में होती है। पूंजीवादी देशों में ये व्यवस्था होती है, ठीक है। निजी क्षेत्र भारत में टाटा समूह हो गए जैसे पूंजीवादी क्षेत्र, जैसे अमेरिका है, ठीक है। और आगे है आपके सामने जैसे क्या है संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। तो संयुक्त क्षेत्र में देखो देखे जो संयुक्त क्षेत्र होता है प्यारे मित्रों, संयुक्त क्षेत्र इसमें देखो कुछ उद्योगों का संचालन सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों मिलकर एक साथ करते हैं। जो संयुक्त क्षेत्र होता है इसमें जो है निजी क्षेत्र भी यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का इन पर अधिकार होता है, ठीक है। और दोनों इसमें जो है मिलकर जो है वो उद्योग चलाते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं भाई स्वामित्व के आधार पर सबसे पहले सार्वजनिक और फिर आपके निजी और तीसरा संयुक्त क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, आगे है आपके सामने स्वच्छंद उद्योग। नाम से पता चल रहा है मतलब साफ सुथरा, स्वच्छंद साफ सुथरा उद्योग जो आपके प्रदूषण नहीं फैलाता है, साफ सुथरा है, साफ सुथरा। ये उद्योग जो है ये देखो पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, ये उद्योग जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है। प्रदूषण नहीं फैलाता है ये स्वच्छंद उद्योग। और ये विशेष प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होता है, कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता दोस्तों ये, ठीक है। स्वच्छंद उद्योग इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है, उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है और इसमें कम श्रमिकों की ही आवश्यकता होती है स्वच्छंद उद्योग में। तो कुछ ये पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। ये स्वच्छंद उद्योग और उत्पाद आधारित उद्योग। अब उत्पाद आधारित उद्योग में देखो आप इन उद्योगों में ऐसे सामान का उत्पादन किया जाता है, इन उद्योगों में ऐसे सामान का उत्पादन किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रमुख आपके सामने हो गए जैसे ब्रेड, बिस्कुट हो गया, साबुन हो गया, कागज, ये सब आपके जो है उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये होते हैं उत्पाद आधारित उद्योग, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा बात करें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, कौन से उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। तो ये नवीनतम उद्योग होते हैं, ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो नवीनतम उद्योग होते हैं और इनमें उत्पादों का उत्पादन गहन शोध के बाद किया जाता है, ठीक है। और प्रौद्योगिकी काफ़ी उन्नत होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है वो इसमें जो है काफ़ी जो है वो उच्च होती है, उन्नत होती है। मानव यंत्र मतलब एक तरीके से मानव द्वारा बनाए गए जो रोबोट हैं वो इन उद्योगों के अंदर काम करते हैं, ठीक है। रोबोट कार्य करते हैं, रोबोट काम करते हैं इसमें। इसके अलावा वस्तुओं का जो डिजाइन है वो काफ़ी साफ सुथरा होता है इस उद्योग में, उच्च प्रौद्योगिकी। अब देखो जो बड़े बड़े आपको पता है बड़े बड़े जो सेक्टर हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का इसमें सभी जो है ये यंत्रीकरण का इसमें प्रयोग किया गया है, मशीनों का इसमें प्रयोग किया गया है, रोबोट इसमें काम कर रहा है। तो एक तरीके से साफ काम किया जाएगा इसमें, यानी वस्तु का जो डिजाइन है वो काफ़ी साफ सुथरा होगा। तो ये लिख सकते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में। इसके अलावा देखो लोहे इस्पात उद्योग, कौन सा उद्योग है, लोहे इस्पात उद्योग। अब जो लोहे इस्पात उद्योग हैं ये उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। सभी उद्योगों का आधार क्यों है, क्योंकि अब आप देखेंगे जितने भी उद्योग बने हुए हैं सब उद्योगों में दोस्तों जितने भी जो औजार है वो सब
मशीनों है या मैं लोहे से बने हैं, लोहे से बने हुए हैं, जितनी भी मशीनें आप देखेंगे सब लोहे से बने हैं। तो मतलब ये सभी उद्योगों का ये आधार है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं आधारभूत उद्योग। ठीक है, आधारभूत उद्योग भी इसे कहा जाता है। आधारभूत उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए मशीनें एवं औजार लोहे के ही बने होते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोहे उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो लोहे उद्योग को आधारभूत उद्योग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योग जो है, अन्य उद्योग के लिए मशीनें औजार लोहे के ही बने होते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आगे देखो, आगे क्या है? आगे प्रश्न है कि लोहे को निकालने के लिए लोहे हिस्से को झांका भट्टियों में कार्बन और चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। अब जैसे लोहा, अब लोहा भी दोस्तों प्रमुख खनन कार्य होगा, जहाँ जमीन के अंदर खुदाई होगी। ठीक है, वहाँ पर नीचे जमीन के अंदर लोहा मिलेगा तो उसको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या, कार्बन और चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकल कर जो है, बाहर निकल कर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। ठीक है, जमीन से निकाल रहे हैं भाई, फिर बाहर निकाल दिया जाता है मशीनों के द्वारा, तो फिर जो है ठंडा होता है वो, जब वो ठंडा होता है तो उसे कहते हैं कच्चा माल। और फिर उसी का क्या होता है, इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलकर इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, उसी कच्चे लोहे के अंदर जो है मैग्नीज मिला दिया जाता है और एक नई पदार्थ, एक नई विनिर्माण करके एक नया उत्पाद बना दिया जाता है, इस्पात। तो इस प्रकार से ये चैप्टर था। बाकी है कि इसमें एक और है चैप्टर, छोटा सा बिंदु है, वो कौन सा है आपके सूती वस्त्र उद्योग, ऐसा कुछ बच गया है, वो भी अपना प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो ये था अपना टॉपिक दोस्तों, द्वितीयक क्रियाएं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बिना आपका टाइम गवाए मैंने जल्दी में इस प्रकार से बता दिया। और बाकी आप नोट्स पढ़ लेना इसको अच्छे से, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। चलो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।